आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रोटेशनल मोशन। देखो इस चैप्टर में ना हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। इस चैप्टर में मिस करने का मतलब कि हमने यूनिवर्स को समझने का एक की खो देंगे। हमारे यूनिवर्स को समझने की सबसे बड़ी की इसी चैप्टर में है। क्यों? क्योंकि हम अक्सर अपने यूनिवर्स में किसी ना किसी बॉडी को रोटेट करते हुए जरूर देखते हैं, लेकिन हम ये पूछ सकते हैं कि जब वो बॉडी चलती है तो चलकर जाती कहां पर है? तो हमने चलने के लिए ये वर्ड बनाया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो चल के दूर चला जाता है, लेकिन जब कोई बॉडी रोटेट करती है वो चलती तो है लेकिन चलकर वापस आ जाती है। क्या होता है? एक पार्टिकल किसी पॉइंट के अराउंड यहां से घूमता है, घूम के वापस, फिर घूमता है, फिर घूम के वापस। अभी हमने क्या बात किया कि एक पार्टिकल जब किसी भी पॉइंट के अराउंड यहां से यहां घूमता है, फिर घूमकर वापस आता है, फिर यहां से जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। जब एक पार्टिकल ऐसा करता है तो हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन बनाता है। अगर कोई पार्टिकल ऐसे 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 चलता है तो वो रेक्टेंगुलर मोशन बनाता है। अगर कोई पार्टिकल ऐसे चलता है तो इलिप्टिकल मोशन बनाता है। तो मतलब क्या है कि पार्टिकल जब चल रहा है तो उसके चलने में हमें एक बात को नोट करना, वो ये कि चलकर ये पार्टिकल वापस घूमता है और एक फिक्स टाइम के बाद वापस आ जाता है। कहां पर? अगर ये पार्टिकल ए से शुरू करता है तो घूमते घूमते ये फिर से एक फिक्स टाइम के बाद ए पर आ जाता है। ठीक है? अच्छा, ये जरूरी है कि वो फिक्स टाइम पर आता है। ये जो फिक्स टाइम मैंने कहा, इसको फिजिक्स में हम कहते हैं टाइम पीरियड, पीरियोडिक टाइम। तो क्या है पीरियोडिक टाइम? एक वो टाइम इंटरवल जहां पर कोई पार्टिकल अपने मोशन को एक फिक्स लोकेशन पर एक फिक्स टाइम पर रिपीट करता है। अच्छा, यहां से ना हमारे लिए जरूरी ये है कि पार्टिकल घूमता है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम पार्टिकल को बहुत बड़ा कर दें, या तो कहें कि एक की जगह पर बहुत सारे पार्टिकल लेकर आ जाएं, तो क्या होगा? तो होगा ये कि हमारी फिजिक्स बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी फिजिक्स? तो हमने ये सुना था कि एक पॉइंट मास ही एक पार्टिकल होता है। एक पॉइंट मास ही एक पार्टिकल होता है, और पॉइंट मास का कंसेप्ट और एक बॉडी का कंसेप्ट, या तो कहें पार्टिकल के ग्रुप का कंसेप्ट, पार्टिकल के सिस्टम का कंसेप्ट, ये अलग होता है। ठीक है? तो ये दोनों कंसेप्ट अपने आप में ही एक डिफरेंट कंसेप्ट बनाते हैं। ये क्या बताता है पॉइंट मास? हमने इसको देखा कि एक पॉइंट मास वो पॉइंट होता है जो इसका साइज बदलने से उसके मोशन के पैरामीटर पर फर्क नहीं पड़े। कैसे ना पड़े? तो हमने ये देखा था कि अगर एक ब्रिज है, उस ब्रिज को रेल क्रॉस करती है, अगर रेल को बड़ा कर देंगे तो और ज्यादा टाइम लगाएगी पार करने में। तो इस केस में कि क्रॉसिंग अ ब्रिज, अ रेल इज क्रॉसिंग अ ब्रिज, तो वो रेल इस केस में पॉइंट मास नहीं है। बड़ा या छोटा करने से इसके मोशन के पैरामीटर पर, टाइम पर, स्पीड पर, डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक मंकी एक साइकिल के हैंडल पर बैठा है, उसको बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे तो साइकिल जो टाइम पीरियड लेती है घूमने में वो सेम रहेगा। इसको हमने पॉइंट मास कहा था। लेकिन क्या होगा अगर हम इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल से जोड़ दें? क्या होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल? तो जब एक छोटा सा पॉइंट हमने माना है कि एक पार्टिकल इसी से मिलकर एक बॉडी बन जाए, एक ग्रुप बन जाए, तो ये कंसेप्ट हमारे लिए फिजिक्स में डिफरेंट पड़ जाता है। कैसे डिफरेंट पड़ता है इसको हम समझेंगे कि अगर हमने मान लिया कि एक बस हमारे पास है, और अगर हम बस के अंदर हैं, तो बस के अंदर हम 1 2 3 4 10 20 हम पैसेंजर बैठे रहते हैं। तो बस के अंदर हम छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो वो बस कहलाएगी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और हम कौन है? मेंबर।
उस बस के एक मेंबर है, मतलब एक पार्टिकल। अच्छा, हमारे लिए जब हम कभी भी रोटेशन की बात करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, इसको देखो। क्या होता है कि अगर मैं इसको धक्का लगाता हूं तो ऐसे प्रेस किया, इसको छोड़ दिया तो ये बॉडी ऊपर एकदम जाती है, इसको ऐसे किया तो बॉडी सीधे चले जाती है, इसको यहां से किया तो यहां चली जाती है। ठीक है, मैं इसको फिर से धक्का लगाता हूं, इस बार मैंने धक्का लगाया यहां से, इसको जब मैं यहां से धक्का लगाया तो ये बॉडी रोटेट कर जाती है। ठीक है, मैंने यहां से लगाया तो यहां से रोटेट ऐसे कर जाती है, फिर मैंने इसको यहां से लगाया तो यहां से कर जाती है, जब इसको यहां से लगाया एकदम इधर तभी रोटेट नहीं करती है। मेरे कहने का क्या मतलब है, इसमें से एक बात निकल के आती है कि जब हम किसी भी एक बॉडी को देखते हैं, एक बॉडी क्या है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उस पार्टिकल में ये इस बॉडी के अंदर अगर हम यहां पर फोर्स लगा दें तो बॉडी का चलना अलग हो जाता है, यहां के पार्टिकल सीधा चलते हैं और यहां के पार्टिकल नहीं चलते। मतलब कि इनके रेस्पेक्ट में जब ये आगे की तरफ जाएंगे तो इनके रेस्पेक्ट में ये पीछे जाएंगे, और जब यहां फोर्स लगाएंगे तो वो सीधे जाएगी बॉडी। तो यहां पर फोर्स लगाने से सीधे क्यों गई, यहां पर लगाने से ये आगे जाते हैं और ये पीछे आते हैं, यहां पर फोर्स लगाया तो सब के सब सीधा चलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या यहां की फिजिक्स अलग है, क्या यहां की फिजिक्स अलग है, क्या यहां की फिजिक्स अलग है? तो इन सब बातों का आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने वाला है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट हमारे लिए आया एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, यही है जो हमारी फिजिक्स को पलट लेता है। देखो क्या होता है, हमने कहा कि जब एक बॉडी को या एक पार्टिकल को हम धक्का लगाते हैं तो वो यहां से चल के ऐसे घूम कर आता है, या तो एक पार्टिकल को धक्का लगाते हैं तो वो ऐसे चल के यहां चले जाता है। लेकिन अगर हम एक बॉडी को धक्का लगाते हैं तो इसको ऐसे दबाया, इसको ऐसे दबाया तो ये पीछे चल के आता है। यहां पर यही जानना है कि ये पीछे क्यों आया। देखो, ऐसे केस में जब हमने इसको यहां से दबाया ना तो हमारे फोर्स का ज्यादा इफेक्ट जो हमने देखा वो इन पर है, तो वो यहां से एकदम सीधा जाएंगे और इसके रिस्पेक्ट में ये वाले पीछे आएंगे। और जब ऐसा होता है तब बॉडी क्या करती है, तब बॉडी रोटेट करती है, तब बॉडी घूमती है। ठीक है, तो रोटेशन क्या होता है, रोटेशन में हम जब किसी बॉडी को धक्का देते हैं तो बॉडी के कुछ मेंबर अलग चलते हैं स्पीड से और कुछ मेंबर अलग चलते हैं। यहां पर ऐसा भी होता है कि जो पार्टिकल यहां रहेगा सबसे पास वो यहां से घूमकर यहां आ जाएगा, जो यहां रहेगा वो यहां से घूमकर यहां आ जाएगा, और जो दूर रहेगा इधर तो ये भी घूमकर आएगा। अब ये सोचना है कि जब ऐसा होता है तो क्या होता है इसमें एक्शन, इसका एक्शन ये है कि जो पास वाला पार्टिकल है वो जल्दी घूमकर आ जाएगा, दूर वाला देर में घूमकर आएगा, और दूर वाला और देर में घूम के आएगा। यही होना चाहिए इसमें, क्योंकि जो जितना दूर रहेगा उसको वापस आने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई बॉडी के अराउंड एक लट्टू या कोई अर्थ स्पिन करती है उसके मेंबर यहां भी होते हैं, अर्थ के मेंबर यहां भी होते हैं, यहां भी होते हैं। वो जब घूमती है तो सभी पार्टिकल एक टाइम पर एक जगह घूम के आते हैं। जैसे कि अगर हम इनकी बात करते हैं, कोई पार्टिकल अगर पास में हो, कोई यहां पर हो, जब इसको रोटेट करेंगे तब सबके सब मेंबर एक ही तरह से घूम कर आएंगे। अगर हम इसकी और इसकी बात करें, या एक और पॉइंट बनाते हैं, ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट इसके फिक्स पॉइंट से पास में है, ये वाला पॉइंट इससे पास में है, ये दूर है।
लेकिन जब घुमाएंगे तब हम देखेंगे कि दोनों के दोनों एक ही साथ रहते हैं। एक साथ कैसे रह सकते हैं? इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लेना चाहिए था, इसको कम टाइम लेना चाहिए था। अगर इसको आराम से देखें तो इसमें यह दिखता है कि दोनों साथ में घूमते हैं, लेकिन फिजिक्स क्या कहती है? जो जितना दूर रहेगा उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे फिजिक्स में कमी क्या हो गई? ये देखो, एक बात को यहां समझ लो, आपको रोटेशनल मोशन का एक प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। वो ये कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है, और बॉडी क्या होती है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। उसमें एक नहीं, बहुत सारे पार्टिकल रहेंगे। तो कोई पार्टिकल यहां, कोई यहां, कोई यहां। तो जब वो रोटेट करेगा तो सबके लिए घूमने की रफ्तार, जैसे कि ये वो पॉइंट है, इसके अराउंड किसी को घूमना है, यहां पर इसको भी घूमना है, अच्छा इसको भी घूमना है, ये ठीक है। ये वो एक डिस्क है जो हमने माना था। इस पॉइंट से इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है तो ये दूर है, ये पास में है, ये थोड़ा सा दूर है। सबको अलग अलग टाइम लगना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि सब एक ही साथ घूमते हैं। क्यों एक साथ? क्यों? इट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए क्योंकि जो इनके सीधे चलने की रफ्तार होती है, वो सीधे चलने की रफ्तार अलग अलग होती है। सीधे चलने वाली रफ्तार का मतलब लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड। ये थोड़ा सा धीरे स्पीड से चलता है, ये थोड़ा सा फास्ट स्पीड से चलता है। लीनियर का मतलब यहां है तो यहां जाएगा, यहां पर है तो यहां आएगा, यहां है तो यहां आएगा। तो इसकी जो लीनियर स्पीड है ना, ये इसकी तेज होती है, इसकी लीनियर स्पीड और तेज होती है। इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, वर्ड क्या बोला मैंने? इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, फिक्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनकी लीनियर रफ्तार अलग अलग होती है। इनकी लीनियर रफ्तार अलग अलग होती है। तो इनकी सेम क्या चीज होती है? ये देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन में आर। हमने ये देखा कि जो पार्टिकल जितना दूर है उसकी लीनियर रफ्तार उतनी ही ज्यादा है। तो कौन फिक्स रहेगा? उसकी एंगुलर स्पीड। एंगल स्पीड का मतलब कि जो एंगल बनाएंगे दोनों या तीनों, वो फिक्स रहेगा। देखो कैसे, जब ये घूमेंगे तो ये पार्टिकल यहां पर, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, तो इन्होंने जो एंगल बनाया वो तीनों ने सेम एंगल बनाया। इसलिए इनकी एंगुलर स्पीड, एंगल बनाने वाली स्पीड वो सेम होती है। लेकिन क्या बदल गया? इसने कम चल दिया, इसने थोड़ा सा ज्यादा चला, इसने और ज्यादा चला। मतलब कि इसकी लीनियर स्पीड इतनी तेज थी कि 1 सेकंड में यहां पर आ गया, इसकी थोड़ी सी कम थी, 1 सेकंड में यहां पर आ गया, इसकी और कम थी तो 1 सेकंड में यहां पर आ गया। इसीलिए हमने ये समझ लिया कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये कि जो जितना दूर रहेगा उसकी लीनियर रफ्तार उतनी ज्यादा रहेगी, तब जाके एक बॉडी रोटेट कर पाएगी। नहीं तो क्या होगा? एक मेंबर अलग घूमता है, दूसरा अलग घूमता है। हम ऐसी प्रिंसिपल को सन में देखते हैं, जुपिटर में देखते हैं। उनकी जो बड़ी सी लेयर बनी होती है, कोई लेयर अलग रफ्तार से घूमती है, किसी लेयर की रफ्तार अलग है। तो अलग अलग रफ्तार क्यों है? क्योंकि उनकी लीनियर स्पीड भी कुछ डिफरेंट है। मेरा कहने का मतलब कि यहां पर इनको जो सेम बनाना है, फिर से यहां से यहां गया, यहां से यहां, यहां से यहां, लीनियर स्पीड अलग, सेम क्या बनाया? इसको बनाया कांस्टेंट। तो एंगुलर स्पीड को कांस्टेंट बनाया ना, और वही जो बॉडी अलग अलग रोटेट करती है उनकी एंगुलर स्पीड अलग अलग होती है। तो उनके पार्टिकल एक रफ्तार से नहीं, फिर अलग अलग रफ्तार से घूमेंगे। तो हम फिर ये कहेंगे कि हमारी अर्थ जो एक गोले की तरह है, एक 3D गोले की तरह,
तो उसके कुछ पार्टिकल यहां वाले अलग चलते हैं, मतलब ये लेयर अलग घूमती है, ये लेयर अलग घूमती है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जिसकी लेयर, यहां की लेयर, यहां की लेयर, यहां की लेयर सेम घूमती है, तो जरूर इनकी क्या सेम है, एंगुलर स्पीड। और ये सेम क्यों बनी, ये इसलिए सेम बनी कि जो जितना दूर रहेगा उतनी ही उसकी लीनियर स्पीड ज्यादा रहेगी। कितनी ज्यादा रहेगी, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी लीनियर स्पीड मेंटेन करेगी उसकी एंगुलर स्पीड को। ठीक, अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। कहा किसी की एंगुलर स्पीड 20 रेडियन पर सेकेंड है। एंगल को रेडियन में नापते हैं और पर सेकेंड ये रहा, ठीक है। और रेडियस अलग अलग है। जब एक पार्टिकल घूमता है तो वो 2 मीटर की रेडियस में घूमता है या 2 सेंटीमीटर की, दूसरा 4 सेंटीमीटर, तीसरा 6 सेंटीमीटर। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए जो पार्टिकल दूर है उसकी लीनियर स्पीड भी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, यहां से देखो तो v इक्वल्स ओमेगा आर। हाँ, ओमेगा कितना है 20। इसको करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा हमें 40, इसको करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा 80, इसको करेंगे तो 120। तो जो जितनी दूर है उसकी लीनियर स्पीड उतनी ज्यादा मेंटेन करके रखा इसको। अगर ये गलती से 150 हो जाता तो लीनियर स्पीड तो अभी भी ज्यादा है, लेकिन क्या मेंटेन नहीं रहा, मेंटेन ये नहीं रहा। तो एक बात जरूरी है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि जब एक बॉडी परफेक्ट घूम रही है, सब लेयर एक ही तरह से घूम रही है, तो जरूर उसकी लीनियर स्पीड मेंटेन है इसके अकॉर्डिंग। कि वो 150 नहीं है तब वो 120 है। अच्छा, हम अपनी बात पर वापस आते हैं। चलो, तो हमारी बात क्या थी कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो हमने ये पढ़ लिया कि जब कोई बॉडी, जब कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेट करता है, रोटेट करने का मीनिंग कि उनकी लीनियर स्पीड अलग अलग होगी बट एंगुलर स्पीड सेम होगी, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी रोटेट कर रही है। ओके, when a body or system of particle, when a body or system of particle having ठीक है, हमने इसको देख लिया कि लीनियर स्पीड डिफरेंट होगी बट फिक्स एंगुलर स्पीड। लेकिन यहां पर भी ना एक शर्त आ जाती है, कंडीशन। कंडीशन ये है कि जितने भी मेंबर रहते हैं वो सबके सब पैरेलल रहते हैं। पैरेलल रहने का मतलब कि उनकी बीच की डिस्टेंस कभी भी नहीं बदलती। एक बॉल को लेना, अब बॉल पे ना डिफरेंट डिफरेंट मार्क कर देना। एक मार्क यहां रहेगा तो ऐसे रहती है बॉल, एक मार्क यहां रहेगा, एक मार्क यहां, उसको घुमाओ तो जो डिस्टेंस है ये यहां पर था उसी डिस्टेंस से ये ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा। तो उसके लिए हम ये शर्त लगाएंगे कि वो पैरेलल मूव करते हैं। मेंबर्स ऑफ बॉडी मूव पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन क्या होता है हमने इसको देखा। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है या चलती है तो हमारी दुनिया में एक बात पूछा जाता है कि वो चलती है तो किसके लिए, घूमती है तो किसके लिए। इट इज इंपॉर्टेंट। तो कैसे कहेंगे कि बॉडी घूम रही है। देखो, अगर हम ऐसा सोचें कि स्पेस में जाएं,
स्पेस में आसपास कुछ भी नहीं है, ना कोई प्लेनेट है, ना कोई स्टार है, ना कोई डस्ट है, कुछ भी नहीं है, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर गैलेक्टिक कोर, गैलेक्टिक स्पेस। वहां पर जाकर आप अपने हाथ को ऐसे फैलाओ और जोर से घूमो, तो आपको लगेगा कि पूरी की पूरी गैलेक्सी आपके अराउंड घूम रही है। वहां पर कुछ है नहीं बताने के लिए, तो आप किसके लिए घूम रहे हो? इट इज इंपॉर्टेंट कि जब वहां पर कुछ है ही नहीं, कि हम अगर घूमे तो हम ये कहेंगे कि हम इसके रेस्पेक्ट में ऐसे घूम रहे हैं, है ना। जब एक बॉल घूमती है तो क्या कहते हैं कि बॉल एक फिक्स लाइन के रेस्पेक्ट में ऐसे घूमती है, ऐसे रहेगी एक फिक्स लाइन, इसके ऐसे चारों तरफ घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। लेकिन जब वो लाइन नहीं है, जब कोई आसपास है ही नहीं, तो किसके रिस्पेक्ट में घूमेगी? अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना हम ये देखिए, अब किसी को घूमने के लिए क्या चाहिए, ये जरूरी है। हमने ना एक रोप से एक बकेट को बांध दिया, उस बकेट में कुछ पानी भरा है, हम इसको पकड़ के रोटेट करते हैं, ऐसे बकेट को पकड़ा, इसको रोटेट करते हैं, तो जो रोप है वो रोप ट्विस्ट हो जाएगी, ऐसे करके हमने इतना ट्विस्ट कर दिया कि इसके आगे इसको ट्विस्ट करेंगे तो टूट जाएगी। जब इसको ऐसे ट्विस्ट करके रखा है, हमने इसको ऐसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये बकेट अपोजिट घूमती है, ठीक है। घूमते 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 बकेट आके एक टाइम पर रुक जाती है, बकेट आके एक टाइम पर रुक जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पानी घूमता है तो उसके नीचे एक गड्ढा बन जाता है, एक वर्लपूल। देखा है कभी? पानी में ऐसे हाथ मारोगे तो नीचे वर्लपूल बन जाएगा। अब हम ये पूछ सकते हैं कि बकेट तो रुक गई है, जब हमने बकेट को ऐसे ट्विस्ट किया खूब ज्यादा, उसको छोड़ दिया, फिर बकेट अपोजिट घूमती है, घूमते घूमते वो आके एक पॉइंट पर रुक जाती है, लेकिन पानी के अंदर एक वर्लपूल बन जाता है, और पानी की सरफेस पहले ऐसे थी तो वो ऐसे हो जाती है, कॉनकेव, ऐसे ऐसे। तो पानी जो है ना इसकी सरफेस पर चढ़ जाता है ऊपर, और नीचे एक वर्लपूल बन जाता है, नीचे तरफ एक छोटा सा वर्लपूल। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि ये वर्लपूल या ये पानी किसके रेस्पेक्ट में रोटेट करता है? बकेट तो रुक गई है, तो रोटेट कर रहा है, लेकिन क्यों, किसके रेस्पेक्ट में? तो हम ये कह सकते हैं कि इसके आसपास रुका कौन है? बकेट। आसपास है कौन? एयर। तो ये पानी उसी के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, ये पानी ही रोटेट कर रहा है। कैसे कह सकते हो? ये जरूरी है कि पानी रोटेट कर रहा है, ये कैसे कह सकते हैं? जैसे हमने पढ़ा है कि अगर हम एक कार के अंदर हैं और कार की स्पीड यूनिफॉर्म मोशन वाली स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड ये, और हम यहां पर खड़े हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि ये इंसान अपने लिए खुद कह सकता है कि मैं चलता हूं। जैसे हम अर्थ पर हैं, हम सन के अराउंड घूम रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कोई एक्सपेरिमेंट है? तो कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है जो हमें यह बताए कि हम घूम रहे हैं। मतलब क्या कि यूनिफॉर्म मोशन में हमें अपना मोशन पता नहीं चलता है। हमारे लिए इसके लिए ये इंसान पीछे जा रहा है, क्योंकि इसको तो नहीं पता कि ये चलता है, इसको ये नहीं पता कि ये चल रहा है, तो इसको ये लगेगा कि ये पीछे जा रहा है। जैसे यहां पर अब ये चल रहा है, इसको नहीं पता, इसको क्या दिखेगा? इसको दिखेगा कि ये पीछे जा रहा है। अब इसी तरह से ये सोचो कि पानी को लगेगा क्या कि पूरी गैलेक्सी घूम रही है इसके चारों तरफ। अगर हम पानी के अंदर बैठ जाएं ऐसे करके, और पानी की तरह हम हैं, जैसे हम ये पूछ सकते हैं कि जब हम इस बस के अंदर थे तो हमें क्या लगता है कि ये पीछे जा रहा है। अब इस केस में ये पूछो कि जब पानी रोटेट कर रहा है
तो पानी किसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है? हमने कहा बकेट के। ठीक है, तो ये बताओ कि पानी ही रोटेट कर रहा है, इसका क्या सबूत है? जरूरी क्या है कि वाई वाटर इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? हमने कहा बकेट। लेकिन पानी ही रोटेट कर रहा है, ये कैसे कह सकते हैं? क्या कोई एक्सपेरिमेंट है जो बताए? पानी को लगेगा कि पूरी पूरी गैलेक्सी इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है। जैसे अगर हम एक डिस्क के ऊपर बैठे हैं, एक डिस्क ऐसे, अगर हम यहां पर बैठ जाएं और डिस्क रोटेट कर रही है और ये बात हमको नहीं पता, तो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि पूरी दुनिया हमारे चारों तरफ घूम रही है, ये चीज ऐसे करके घूम रही है। इसी तरह से पानी को भी लग सकता है। पानी को क्या लगेगा कि पूरी की पूरी गैलेक्सी घूम रही है। करेक्ट? लेकिन यहां पर इस खूबसूरती को ही समझने के लिए हम इस चैप्टर को आगे देखेंगे। क्या वाटर के लिए पूरी गैलेक्सी घूम रही है या वाटर ही घूम रहा है? ये हमको देखना है आगे। ठीक है, चलो देखते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही अगर आप समझ जाओगे कि कंफ्यूजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो आगे सॉल्व करने में, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो हमने अभी डिस्कस किया था ना कि जब कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको कैसे पता कि वो रोटेट कर रही है। जैसे अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन करता हूं तो मुझे कैसे पता कि मैं चल रहा हूं? तो मुझे अपने आप को बताने के लिए किसी ना किसी को देखना पड़ेगा, है ना? मैंने देखा कि जब मैं यहां खड़ा हूं, कोई इंसान बाहर की तरफ खड़ा है, तो हो ये रहा है कि मेरे को मेरा मोशन पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मोशन बहुत स्मूथ है, कोई भी फोर्स, कोई भी जर्क नहीं है। तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं चलता हूं, तो मेरे लिए वो चल रहा है। ऐसे ही जब कोई पार्टिकल यहां पर है, इस पार्टिकल को ये कैसे पता कि ये घूम रहा है? ये जरूरी है। तो सुनो, कैसे पता चलेगा? अगर पता लग गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, है ना? यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन कैन नॉट बी डिटेक्टेड। और जिसमें यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें बैठने वाला ऑब्जर्वर को हम कहते हैं इनर्शियल ऑब्जर्वर, जिसमें ऑब्जर्वर बैठ के मेजरमेंट करता है। फिर से, अगर मैं एक कार में हूं, वो कार यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके अंदर बैठकर सब चीजों को देखता हूं, कोई कितना दूर है, कोई कितनी रफ्तार से चल रहा है, कोई कब से वहां खड़ा है, तो मैं कौन कहलाऊंगा? इनर्शियल ऑब्जर्वर। जो यूनिफॉर्म मोशन वाले फ्रेम में, यूनिफॉर्म मोशन वाला फ्रेम कौन सा फ्रेम होता है? वो फ्रेम का नाम है इनर्शियल फ्रेम। याद है ना, थर्ड चैप्टर में। अब यहां से ना ये बातें और रोटेशन की बातें, ये दोनों अलग हो जाती हैं। यहीं से ही फिजिक्स पलट जाती है। देखो क्या, जब ये पार्टिकल चल रहा है, अब ये चल के यहां पर आ गया, पहले ये यहां था तो ये ऐसे जा रहा है, ये यहां आ गया तो ऐसे जा रहा है। इसके दोनों कंपोनेंट को मैंने बना लिया। अब सोचो, इस पार्टिकल का इंटेंशन, इरादा कहां था जाने का? इरादा बाहर की तरफ, और यही इंटेंशन डेवलप होगा इसके अंदर। इसीलिए पार्टिकल को बाहर जाने के लिए ऐसा लगेगा कोई खींच रहा है पकड़ के। जब उसका इंटेंशन यहां है तो ऐसा लगेगा कि उसको कोई बाहर खींच रहा है। और यही ग्रेविटी का कंसेप्ट था, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था 4th चैप्टर। तो उसको लगेगा कि उसको बाहर खींच रहा है, और यही बाहर की तरफ खिंचाव, यही पुल इसको यूनिफॉर्म मोशन बनाने से रोक देता है। अगर ये नहीं पता चलता कि कोई खींच रहा है, अगर ये नहीं होता तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता। लेकिन
जब भी रोटेशन होगा तब के तब ये तो जरूर होगा, एक पुल जरूर रहेगा, और इसी पुल के कारण ये मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जहां पर बैठ के हम मेजरमेंट करेंगे वो फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जो ऑब्जर्वर इस फ्रेम में बैठ के मेजरमेंट करेगा वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। अब इसी तरह से सोचो कि पानी को जब हमने वाटर को बकेट को जब रोटेट किया तो पानी ऐसे क्यों हो गया, ऐसे, क्योंकि पानी को कोई बाहर खींच रहा था, पानी को एक पुल लग रहा था उसके इनर्शिया के कारण। ये ऐसे क्यों आना चाहता है, उसका इनर्शिया। तो वाटर के पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं तो उनके पास इनर्शिया भी है, तो उनके इनर्शिया के कारण ही वाटर की शेप ऐसी हो गई, ये बीच में एक वर्लपूल। इसीलिए जब पानी को हम घुमाते हैं तो वह ऐसे बन जाता है, क्योंकि उसको एक बाहर पुल लगता है। अगर ऐसा बन गया तो वो मोशन कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसे मोशन में हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि जो ऐसा इंपैक्ट ले रहा है वही घूम रहा है। क्यों? तो आंसर है पूरी दुनिया के घूमने से इसकी शेप ऐसी नहीं होगी। अगर पूरी दुनिया घूम रही है तो ये बताओ कि इसकी शेप ऐसी क्यों होगी। इसकी शेप ऐसी तभी होगी जब ये खुद क्या करेगा, घूमेगा। इसीलिए ये पक्का हो गया कि वाटर घूम रहा था क्योंकि उसकी शेप ऐसी हो गई। समझ में आया कि वाटर घूम रहा था, क्या सबूत है, क्योंकि उसकी शेप ये बदल गई। हम कहीं पर घूमते हैं तो हमारे हाथ को एक बाहर की तरफ पुल लगता है, तो हम ये कह सकते हैं और पूछ सकते हैं कि गैलेक्सी के घूमने से हमारे हाथ बाहर खींचेंगे क्या? नहीं, हमारे हाथ बाहर तभी खींचेंगे जब हम खुद रोटेट करेंगे। समझ में आया कि रोटेशन को समझना है तो यह भी समझना जरूरी है कि रोटेशन करते वक्त क्या क्या चीजें जरूरी है, कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों है नॉन यूनिफॉर्म मोशन? क्योंकि उस मोशन में खुद को पता लग गया कि वो खुद रोटेट कर रही है बॉडी, क्योंकि दूसरे के रोटेट करने से ये ऐसा नहीं होगा। तो वो खुद घूम रहा है, ये खुद घूमता है, तब जाके ये ऐसा महसूस करता है, तब जाके ये एक पुल महसूस करता है। और जब खुद को पता लग गया तो वो तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हमें खुद को पता लग जाता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस चैप्टर की एक और चीजों को देखते हैं, छोटी छोटी। देखो वो क्या है। हमने एक बॉडी की बात किया था, ये इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। अच्छा, जब हम एक पार्टिकल की बात करते हैं तो मोशन कौन सा है, सर्कुलर। और जब बहुत सारे की बात करते हैं तो रोटेशन। ठीक है। अच्छा, रोटेशन करते वक्त क्या डिफरेंस है आपने देखा, सब पार्टिकल की लीनियर स्पीड अलग अलग हो जाएगी, और सर्कुलर मोशन करते वक्त उस पार्टिकल की स्पीड एक ही रहेगी। हाँ, अब यहां देखो, जब कोई बॉडी रोटेट करती है ऐसे, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो मुझे बताओ कि इस पार्टिकल को कैसे पता चलेगा रोटेट कर रही है। नंबर 1, एक पुल लगेगा। नंबर 2, ये किसके रेस्पेक्ट में घूम रही है, तो एक ऐसा पॉइंट होगा। फिर से सुनो, अगर मैंने पूछा कि ये बॉडी किसके रेस्पेक्ट में घूमती है तो पहले ये ढूंढो कि कौन है जो इसके लिए रुका हुआ है। जो इसके लिए रुका रहेगा उसी के लिए वो घूमती है। या तो इसको देखो ना, एक ये ब्लैक डॉट और एक ग्रीन वाला है ना। अब ब्लैक और ग्रीन, इनके लिए बताओ क्या ये दोनों घूम रहे हैं आपस में? या तो ऐसा सोचो कि ये आप हो, ये आपका फ्रेंड। अब बताओ
क्या आप कह सकते हैं कि घूम रहे हो? घूमना मतलब क्या कि आपकी पोजीशन, लोकेशन का बदलना एक सर्कुलर पाथ में। आप दोनों की पोजीशन बदल रही है क्या? नहीं। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं घूमते। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि ये दोनों किसके लिए घूमते हैं? वो ढूंढो जो इनके लिए एक जगह पर हो और ये दोनों उसके लिए चले। ये दोनों को चलना चाहिए एक के लिए, और वो कौन है ये? अब देखो, इसके लिए ये पार्टिकल पहले यहां, अब वो यहां, अब वो यहां, अब वो यहां। ये पार्टिकल घूम रहा है क्या पॉइंट? नहीं, ये पॉइंट नहीं घूमता। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन। यही वो पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं कि जब हम इस पॉइंट को देखें तो ये नहीं घूमेगा। इसका मतलब कि ये वो पॉइंट है जिसके अराउंड सब बॉडी घूमती है। और उसी सेंटर ऑफ रोटेशन को फिर से देखो, ये ऐसे था, अब इसको फिर से देखो, क्या दिखता है कि यही पॉइंट जो है वो क्या है? असल में एक लाइन है। यहां पर एक लट्टू की तरह एक बॉल ऐसे घूम रही है। इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वो लाइन है, ये वो लाइन जो फिक्स रहेगी और इसके लिए सब चीज ऐसे 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 घूमेगी। तो इस लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये ऐसे रहेगी तो इसके लिए ये सब बॉडी घूम रही होगी। इस लाइन को अगर हम ऐसे देखें तो पॉइंट, इसको ऐसे देखें तो एक लाइन। इस लाइन को क्या नाम दिया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? एक वो लाइन जिसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल्स, मेंबर्स घूमते हैं। पार्टिकल को क्या कहा? मेंबर। वो घूम रहे हैं, उसकी तरफ सर्कुलर मोशन बनाते हैं। और रोटेशन क्या? जिसमें लीनियर स्पीड सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, रोटेशन तब बोलेंगे जब बहुत सारी पार्टिकल हो जाएंगे। यहां पर ना एक और इन्हीं से जुड़ा हुआ मजेदार कंसेप्ट आता है, वो देखो क्या। अगर हम इसको यहां से धक्का दें तो रोटेट कर जाएगा। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है ये जरूरी है। तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछा वो फिक्स होना चाहिए। इसको देखो, अगर इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं तो ये पॉइंट ऐसे बना रहेगा। इसको ऐसे पकड़ लिया, इस बॉडी का क्या होगा? रोटेट कर रही है। ये जो पॉइंट मैंने पकड़ा इसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है। इस पॉइंट को बोलते हैं ना सेंटर ऑफ रोटेशन। फिजिक्स में इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इसका दूसरा नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहां होता है? ये सेंटर में। हाँ, ये सेंटर में होता है, लेकिन सेंटर को कैसे पता करें ये जरूरी है। अभी मैंने क्या पूछा? सेंटर को पता कैसे करें? ये तो बहुत आसान है। ये रही बॉडी, ये रहा सेंटर, कर लिया पता। लेकिन नहीं, ये सेंटर ऑफ मास का पूरा नाम पढ़ो, सेंटर ऑफ मास। मास का सेंटर कैसे होता है? हमें पता है कि जब कोई 2 बॉडी बनेंगी, 3 बॉडी बनेंगी या 4 पार्टिकल मिलेंगे, वो 4, 5, 6 ये सब पार्टिकल मिलकर एक बॉडी बनाएंगे, एक कंप्लीट मास बनाएंगे। उन मासेस का हमें नेट सेंटर ढूंढना है। कैसे? तो हमने देखा कि एक बॉडी बड़ी है, एक छोटी है, एक उससे बड़ी है, एक और छोटी है, एक उससे बड़ी है। अब ये सभी के सभी मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे। अब इन सभी का मास हम एक मानेंगे। 4 किलो, 1 किलो, 5, 3 किलो, 8, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो। अब इनका मास अलग हो गया।
पहले ये एक पार्टिकल था, जब एक बॉडी मान लेंगे तब मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग, इनका मास अलग है, इनका मास अलग है, इनका मास अलग है। इसीलिए अब यहां से हमारे पास इसको ढूंढना मुश्किल। इसको ढूंढने के लिए क्या करना है? इसको ढूंढने के लिए मैथमेटिक्स की हेल्प पड़ेगी। इसको ढूंढने के लिए मैथमेटिक्स की हेल्प। इसकी मैथमेटिक्स फिर कब करेंगे? इसकी मैथमेटिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज इसका कंसेप्ट देखेंगे हम। इसका कंसेप्ट क्या कहता है कि मानो कि इन सभी को मिलाकर एक सेंटर ऑफ मास बनता है। वो कहां पर? यहां पर। मानो कि इसका मास है 50, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 1 और ये 4। इन सभी को देखा हमने और एक सेंटर बनाया। इनका सेंटर ऑफ मास वो यहां पर है। तो क्या होगा? ये रहेगा फिक्स और ये तीनों की तीनों बॉडी ऐसे 1 2 3 ऐसे लाइन में लगी है, वो ऐसे रहेंगी और वो ऐसे करके घूमेंगी। यहां पर वो 3 बॉडी 1 2 3 और यहां पर वो मास, और इस पॉइंट पे क्या है? सेंटर ऑफ मास। तो यहां से ये दोनों बॉडी, तीनों बॉडी इस पॉइंट के अराउंड घूमेंगी जो यहां पर है। ये ऐसे आएगी तो ये वाली बॉडी ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे आएगी तो ये ऐसे जाएगी। ये पॉइंट नहीं घूमेगा, और ये वही पॉइंट है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। और ये कहां कहां देखने को मिलता है? ये हर जगह देखने को मिलता है। अगर हम एक बॉडी को ऐसे रोटेट करा दें तो एक पॉइंट फिक्स रहेगा जिसके अराउंड ये ऐसे घूम रही होगी हमेशा। एक रैकेट, हमने एक रैकेट को ऐसे देखा और हमने ना उसको ऐसे थ्रो कर दिया। जब थ्रो किया तो वो रैकेट घूम घूम कर जाता है, ऐसे घूमता है और वो ऐसे जाता है। लेकिन हम देखेंगे जब किसी को ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे फेंकते वक्त क्या बनता है? एक प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल कब पड़ते हैं? जब हम ये मानते हैं कि जिसको भी फेंका जाए वो क्या होना चाहिए? एक पार्टिकल। सोचो, पार्टिकल के लिए कितने सारे फॉर्मूले थे ना? पार्टिकल के लिए कितनी सारी कैलकुलेशन थी ना? अब इसको फेंका तो ये घूम घूम के जाता है, ऐसे रोटेट कर करके जाता है ये। तो अब इसके लिए कैलकुलेशन कैसे करें? जब ये ऐसे घूम घूम के जाएगा, ऐसे घूम घूम के, अब इसके लिए कैलकुलेशन तो डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमारा यही एडवांटेज है कि हमने पूरी बॉडी में क्या ढूंढ लिया? एक सेंटर ऑफ मास। जब ये घूम घूम कर जाएगी, हमने माना इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ये घूम घूम के गई अजब तरीके से, लेकिन ये पॉइंट ऐसे चल के जाता है। मतलब कि ये ऐसे घूम गया ऐसे, लेकिन अभी भी ये चीज ऐसे करके, ये यहीं पर है पॉइंट, ये वाला पॉइंट ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये घूम जाती है, लेकिन ये वाला पॉइंट फिक्स रहता है। तो ये घूमती है अलग तरीके से, लेकिन सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्टरी एक पैराबोला बनाती है। और इसी की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं कि इसका नेचर कैसा है, इसका मोशन कैसा है। इसी के नेचर से, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हमें आती है। और ये किसके लिए? पार्टिकल के लिए। तो सेंटर ऑफ मास ही क्या है? एक पॉइंट मास, एक पॉइंट मतलब पार्टिकल, और उसके लिए कैलकुलेशन है हमारे पास। हम ना इसी चैप्टर में इसको जोर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग इजी कर देगा, हर चीज की कैलकुलेशन। देखो क्या है फिर ये, इसकी इंपॉर्टेंस एक और देखो। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ये बॉडी को मैं ऐसे धक्का लगाऊं 10 की फोर्स लगाकर, तो ये चल पड़ेगी, और वही 10 की फोर्स को मैंने एक सेंटर पे लगा दिया तो भी चल पड़ेगी। तो मुझे इसको चलाने के लिए क्या ढूंढना है? इसका सेंटर ऑफ मास। अगर मैंने यहां धक्का लगा दिया तो ये ऐसे घूम जाएगी। इसका मतलब कि जो मैंने ऐसे देखा और ये इफेक्ट पाया, वो इफेक्ट
यहां से ऐसे नहीं मिल रहा, यहां से नहीं मिल रहा है, यहां से मिल गया। इसका मतलब कि जो मास सभी पे मैंने फोर्स लगाई वो एक मास पे लगाऊंगा तो भी इफेक्ट सेम आएगा। मतलब सभी बॉडी का मास जो अलग अलग फैला हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, ये अलग अलग फैला हुआ है, इन सभी मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि मास जो फैले हुए हैं अलग अलग, उनका इफेक्ट एक जगह पर मिल जाएगा जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। इनको धक्का लगाऊं या एक अकेले को, एक ही बात होती है। तो ये चीज है सेंटर ऑफ मास। और ऐसा हम देखते भी हैं, हम कई बार स्कूल में खेल खेलते हैं, एक नोटबुक को हम अपनी उंगली पे ऐसे रख के घुमाते हैं, ऐसे करके उठा देते हैं, तो जिस पर हमने फोर्स लगाते हैं एक पॉइंट पर, वो कौन है? सेंटर ऑफ मास। तो जो इफेक्ट सारे मास दिखाएंगे वो अकेला ये दिखाएगा। सेंटर ऑफ मास क्या है? हाँ, इसको देखते हैं हम। ओके, एक बार डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, सेंटर ऑफ मास क्या है एक बार देखो। सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट मास इन अ बॉडी। एक पॉइंट मास होता है किसी बॉडी के अंदर, विच गिव्स सेम इफेक्ट एज टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस ऑफ द बॉडी गिव्स। जैसे सभी बॉडी के टोटल डिस्ट्रीब्यूट मास सेम इफेक्ट देते हैं, वही इफेक्ट ये भी देता है सेम। इसका मतलब क्या? दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ टोटल मास ऑफ ए बॉडी। जो इनका कंसेंट्रेशन है वो एक पॉइंट पर लोकेटेड होता है, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो यही मास के लिए, इसी सेंटर के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इसी से हमें क्या समझ में आएगी? किसी भी बॉडी की ट्रेजेक्टरी, किसी बॉडी का बिहेवियर हमें एक बार में समझ में आ जाएगा। तो रोटेशन मोशन को समझने के लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, अब यहां से हमें एक एक चीज का आंसर मिल जाएगा। नंबर 1, कोई बॉडी रोटेट करती है तो किसके रेस्पेक्ट में? आंसर इज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, जब बॉडी रोटेट करती है तो क्या उसको खुद को पता है कि वो रोटेट कर रही है? तो उसको पता लग जाएगा। क्यों? उस पर एक इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट को हम कहते हैं पुल, और वही पुल हमारे लिए उस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बना देगा। अगर पता लग गया कि वो खुद घूमती है तो नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, कैसे? फिर से देखो, जब कोई भी बॉडी घूम रही है ऐसे करके हाथ फैलाकर, या कोई एक पार्टिकल या कोई एक बॉल घूमती है, तो उसके हर एक पार्टिकल पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है। ये हमने देखा है, हमने कई सारी मूवी में, जब कोई भी बोट चलाने वाला, बोट ड्राइवर जो बोट को चलाता है ऐसे पकड़ के, तो जैसे ही वो रोटेट करता है, अगर वो ऐसे नहीं झुकता है तो उसकी बॉडी यहां गिर जाती है। क्यों गिरती है बाहर? वो इसलिए गिर जाती है क्योंकि वहां पर एक पुल होता है। अब ये पूछ सकते हैं, क्या जब वो घूम रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में पूरी दुनिया घूम रही है क्या? अगर हां कि पूरी दुनिया घूम रही है उसके रेस्पेक्ट में, तो वो बाहर क्यों गिरता है? तो वो बाहर इसलिए गिरता है क्योंकि वो खुद घूमता है, पूरी दुनिया नहीं। और जब वो खुद घूमता है, पता लग गया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और उसमें बैठकर ऑब्जर्व करने वाला, मेजरमेंट करने वाला, वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। करेक्ट? अब ये सोचो कि एक कार सीधी रोड पे चलती है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। अच्छा, और दूसरी कार रोड पे टर्न लेती है, इसकी भी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी भी स्पीड कांस्टेंट है। जब कोई भी कार चलती है सीधी रोड पर, इस कार में बैठ के आप पानी पीते हो, इसकी स्पीड नहीं बदलती, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप चल रहे हो, तो आपको लगेगा कि आप रेस्ट पर हो। जहां थे
वहीं पर हो तो चल कौन रहा है? ये ग्राउंड पीछे जा रहा है। आपको लगेगा कि आप यहां पर बैठे हो, नहीं चलते, तो आपको क्या लगेगा कि ये ग्राउंड पीछे जा रहा है। यहां पर ये बताओ कि पानी जो पीते हो यहां पर, वही पानी यहां पर भी पी लोगे? क्या पानी गिरेगा सीट पर? नहीं, आसानी से पानी पी सकते हैं। लेकिन जब कार टर्न लेती है और जब पानी पिएंगे तो पानी साइड में गिर जाता है। क्यों गिरता है? तो क्या हमारे फिजिक्स के लॉ बदल गए? फिजिक्स क्या कहती है कि जो लॉ इसके लिए है, जैसे कि अगर मैं यहां पानी पीता हूं, कोई यूनिफॉर्म मोशन वाली कार में पानी पीता है, तो उसके लिए वो नहीं चलता, मेरे लिए मैं नहीं चलता। जब दोनों के दोनों नहीं चल रहे हैं तो पानी पी सकते हैं। अब इसकी सोचो, ये तो कह रहा मैं नहीं चल रहा हूं। अगर तुम नहीं चल रहे हो, मैं भी नहीं चल रहा हूं, और दोनों, मैं पानी पी लेता हूं तो तुम क्यों नहीं पी पाते? तुम्हारा पानी सीट पे क्यों गिर गया? इसका पानी सीट पे इसलिए गिर गया क्योंकि ये टर्न लेता है, क्योंकि ये चलता है। तो पानी के गिरने की वजह से ही पता लग गया कि ये चल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये समझाओ कि अर्थ का रोटेशन, जब अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, याद है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक एक्सिस बनेगी, उसके अराउंड अर्थ रोटेट करेगी। उसके हर एक पार्टिकल ऐसे करके बना हुआ ना, यहां पर, यहां पर, यहां पर, क्या वो रोटेट कर रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब उस पर एक इफेक्ट होगा। उस इफेक्ट को क्या कहते हैं? पुल। ठीक है, तो इफेक्ट होता है कि नहीं? अगर नहीं होता तो वो यूनिफॉर्म है, तो पूरी दुनिया घूम रही है। अगर होता है तो अर्थ खुद घूमती है। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ये होता है कि जब अर्थ रोटेट कर रही है तो वो पहले से शेप ऐसे थी, गोले की तरह, अब पुल के कारण उसकी शेप अंडाकार हो गई है, इलिप्टिकल, ऑब्लेट स्फेरॉइड। पहले वो ऐसे थी, अब उसकी शेप ऐसे हो गई है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसका मतलब कि अर्थ रोटेट कर रही है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन इफेक्ट है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि यूनिफॉर्म स्पीड को और यूनिफॉर्म मोशन को अलग समझो। स्पीड इसकी कांस्टेंट है लेकिन इफेक्ट क्या है कि ये रोटेट करती है, क्योंकि इसको बाहर की तरफ एक पुल मिलता है। किसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है? तो इट इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसी एक्सिस को ऐसे घुमा दो तो पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो अब हमारी फिजिक्स को हम आगे की तरफ डेवलप करेंगे, इसकी मैथमेटिक्स देखेंगे। उससे पहले ना, इसकी मैथमेटिक्स से पहले एक चीज जान लो कि रोटेशन में क्या जरूरी है। हाँ, तो किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या क्या जरूरी है? देखो, मानो कि एक डोर को मुझे खोलना है, एक डोर, ये इसको मैंने फिक्स कर दिया, मुझे यहां से पकड़ के इसको ऐसे खोलना है, तो मैंने इसको यहां से पकड़ा और यहां से खोलता हूं, खुलेगा क्या? नहीं। इसको मैंने यहां से पकड़ा, ऐसे करके खोला, थोड़ी दिक्कत होती है। मैंने यहां से खोला तो बड़े आसानी से खुल गया, खुल गया ना, रोटेट कर गया। तो रोटेट करने के वक्त या रोटेट करने के लिए हमने किसको अलग किया? हमने डिफरेंस देखा, ये इस फिक्स पॉइंट से पास में, ये वाला इस वाले फिक्स पॉइंट से दूर है, ये वाला और दूर है। दूर का मतलब डिस्टेंस बढ़ा लिया, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट ये क्या है? ये है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन, एक ही बात है। पॉइंट ऑफ रोटेशन बोले, सेंटर ऑफ रोटेशन बोले, रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन बोले, उससे डिस्टेंस कितना?
इस वाले फिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस, इसी को हम बोलेंगे मोमेंट। अब बोलो कि इसके लिए मोमेंट कितना, इसके लिए मोमेंट r1, ये बहुत कम है। इसके लिए मोमेंट कितना, डिस्टेंस r2, ये थोड़ा सा ज्यादा है। हम इसको ऐसे करते हैं कि r1 इज लेस देन r2, r2 इज लेस देन r3। इसका मतलब कि r3 सबसे ज्यादा है। तो रोटेशन का इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज मोर, इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज मोर। इसका मतलब कि डिस्टेंस क्रिएट कर दो तो हम किसी बॉडी को रोटेशन ज्यादा करा सकते हैं, उस पर रोटेशन का इफेक्ट ज्यादा होगा। कैसे होता है, हमने देखा है कई बार हमारे घरों में या किसी टायर में वो पेच लगा होता है, नट बोल्ट लगा होता है, उसको हाथ से खोलो नहीं खुलता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्क्रू ड्राइवर लेकर आते हैं, एक डिस्टेंस बना देते हैं, डिस्टेंस को बनाया ऐसे करके खोल दिया उसको, तो ये मोमेंट क्रिएट किया, मोमेंट बढ़ा दिया, इसलिए रोटेशन का इफेक्ट भी बढ़ गया। देखो अब एक छोटा सा आंसर, एक ये दो, ये हमने दो मान लिया, नंबर 1 नंबर 2। अब समझाओ किसको रोटेट कराना, किसको घुमाना ज्यादा आसान है। तो इसको घुमाना ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें मूवमेंट ज्यादा है, इसमें मूवमेंट कम है। अब हम समझ गए कि रोटेशन के लिए जरूरी है मूवमेंट। अब इस वर्ड को हम कभी नहीं हटाएंगे, ठीक है, नहीं हटाएंगे। और इसी वर्ड को जोड़ जोड़ के फिजिक्स में इस चैप्टर में नई नई डेफिनेशन बना लेंगे। कैसी कैसी डेफिनेशन, देखो, पहला, एक बॉडी सीधा चलती है, उसके पास लीनियर मोमेंटम। एक बॉडी रोटेट करती है, रोटेट करती है, ऐसे ऐसे रोटेट करती है, इसके पास क्या होगा, मोमेंटम। कहां से, ये रही डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसके पास क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। अब ये रोटेट करती है, जब रोटेट कर रही है तो एक फिक्स पॉइंट से, सेंटर ऑफ रोटेशन से इसकी कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम कर दूंगा तो रोटेशन में दिक्कत होगी, डिस्टेंस बढ़ा दूंगा रोटेशन आसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि अब इस मोमेंटम को हम रोटेशन चैप्टर में नया नाम देंगे। वो नया नाम क्या होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और अब इसको नया नाम क्या देंगे हम कि ये है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अच्छा, किसी बॉडी को फोर्स लगाओ तो वो चलती है, रोटेशन में क्या होता है, किसी को फोर्स लगाओ तो वो घूमती है, रोटेट करती है। अब उस फोर्स का नाम क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको कहेंगे टॉर्क। एक बॉडी के पास इनर्शिया होता है, मास, उसकी एक डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह से हमने डेफिनेशन को बना बना के क्रिएट कर करके हम इस रोटेशन चैप्टर को स्टडी करेंगे। हमारे फॉर्मूले, डेफिनेशन एकदम क्लियर। इन सभी में इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर 1 सेंटर ऑफ रोटेशन,
सेंटर ऑफ मास, दूसरा रोटेशन के लिए मूवमेंट, डिस्टेंस। ये सब चीजें जरूरी है इसके लिए, इस चैप्टर में। और इन्हीं की वजह से हम क्या कर पाएंगे इस चैप्टर की कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स। तो कल से हम इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। आज जो हमने देखा वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में क्या क्या हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम, रोटेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो किसके रेस्पेक्ट में, ये सोचना आना चाहिए आपको। और यही सोचना आ जाएगा तो चैप्टर इजी हो जाएगा। सो आज के लिए हम खत्म करते हैं, अब से नेक्स्ट लेक्चर।